नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन गुरुदेव में। तो डेली की भांति हम लोग एक मॉक टेस्ट करते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, सीधा एग्जाम्स की खोपड़ी में छेद करने के लिए तैयार है। तो आज हम 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पहला, गेहूँ की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? तो याद रखेंगे, गेहूँ की खेती के लिए जो उर्वरक की मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है नाइट्रोजन की। कौन सी होती है? नाइट्रोजन, जिसे हम यूरिया भी कहते हैं और इसे एन से प्रदर्शित करते हैं नाइट्रोजन को। और इसके बाद फिर मात्रा जो होती है वो पोटेशियम की भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी होती है? नाइट्रोजन की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो दोस्तों, हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। क्या बनता है दोस्तों? पानी। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो जल छोड़ता है, ठीक है, जल निर्मित करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, याद रखेंगे ये भी पॉइंट। अगला प्रश्न देखिएगा, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न की जाती हैं? तो महासागर में ऊंची जल तरंगें जो होती हैं वो चंद्रमा के द्वारा चंद्रमा से उत्पन्न की जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, 53 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो रंग जो अलग करे जाते हैं प्रकाश से वो एक प्रिज्म के द्वारा किए जाते हैं। एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखेंगे। तो तरंग दैर्घ्य का भी थोड़ा इसमें पोटेशन है, कुछ पॉइंट होते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछ ले जाते हैं। जैसे लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है सबसे छोटा दिन कब होता है? तो याद रखेंगे, सबसे छोटा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। और ये भी याद रखेंगे, सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून को होता है, जबकि 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों दिन और रात बराबर होते हैं। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब, याद रखेंगे ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, जब वैद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है या गति में परिवर्तित होती है तो इसमें 30% ऊष्मा की हानि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा 57 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में से निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करें तो इसमें 15 सदस्य होते हैं टोटल, जिसमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। तो स्थायी सदस्यों में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा और रूस हो जाएगा और चाइना हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जापान जो होता है वो स्थायी सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसमें इसकी स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, गुलाम वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश को ही हम दास वंश भी कहते हैं। तो गुलाम वंश का संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक चला था, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हर्षचरित जो पुस्तक थी वो बाणभट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट ने थी जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कौन? बाणभट्ट। तो इस तरीके से ऑप्शन में बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, मुद्रा राक्षक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षक जो पुस्तक है वो दोस्तों विशाख दत्त की है। किसकी पुस्तक है? विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की है। विशाख दत्त की एक और पुस्तक है जिसका नाम है देवी चंद्र गुप्तम, वो नामक नाटक है। वो क्या है? नाटक है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये नाटक है, कौन सा? देवी चंद्र गुप्तम। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी है कौटिल्य। कौटिल्य ने क्या लिखा? कौटिल्य की जो पुस्तक का नाम है वो दोस्तों अर्थशास्त्र है।
और बाणभट्ट की क्या पुस्तक का नाम है, अभी हाल बताई थी, कौन सी थी, हर्षचरित। हर्षचरित के साथ साथ कादम्बरी भी है, कौन सी, कादम्बरी, तो ये भी याद। कल्लड़ की कौन सी पुस्तक है, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, चर्चिल था। कौन सा, लॉर्ड चर्चिल। और लॉर्ड चर्चिल का जो कार्यकाल है वो तुम्हारा रहा था 1940 से 45 तक, तो लॉर्ड चर्चिल इज द करेक्ट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। उस समय भारत का जो वायसराय था वो लिनलिथ गो, ठीक है, भारत छोड़ो, छोड़ो से बन गया गो, तो लिनलिथ गो, याद रखेंगे इस तरीके से। अगला प्रश्न देखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था तो बिहार में एक जिला पड़ता है वैशाली जिला। बिहार में कौन सा जिला पड़ता है, वैशाली। वैशाली जिला के कुंड ग्राम में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली जिले के कुंड ग्राम नामक स्थान पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। महावीर स्वामी के पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था, जबकि उनकी माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जबकि उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि वैशाली के राजा चेटक की बहन थी। जो त्रिशला थी वो वैशाली के राजा चेटक की बहन थी, याद रखेंगे इस पॉइंट को भी। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। और महात्मा बुद्ध को बात करें, महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में विशाख पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल बिहार में बोध गया नामक स्थान पर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे, ये क्वेश्चन पूछा गया किस वृक्ष के, तो बोध गया नामक स्थान पर बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है। 35 वर्ष की आयु थी इस तरीके से। और बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, धर्मोपदेश 5 भिक्षुओं को दिया था। ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था दोस्तों, याद रखेंगे तक्षशिला। क्या था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इसको याद करेंगे, क्या है प्रसिद्ध केंद्र, क्या था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, तक्षशिला। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का में है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो कृषि है, शिक्षा है, पुलिस है, रक्षा है। तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में और कौन कौन से आते हैं, इसका तो आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। शिक्षा की और समृद्धि सूची में आपको पता होना चाहिए परिवार, जैसे बात करें जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। लेकिन जनगणना जो होता है वो संघ सूची का विषय है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण जो है वो समृद्धि सूची का विषय है। और राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो भी समृद्धि सूची का विषय है। परिवार नियोजन ये भी समृद्धि सूची का विषय है। समाचार पत्र ये भी समृद्धि सूची का विषय है। कारखाना, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, इस प्रकार सभी ये समृद्धि सूची के विषय हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की थी उसका अध्यक्ष कौन था। तो सीधी सी बात है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने का श्रेय बलवंत राय मेहता को जाता है, जिनकी बलवंत राय मेहता समिति की जो स्थापना है वो 1957 ईस्वी को की गई थी, 1957 ईस्वी। ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका प्रमुख जो इस समिति ने इसे लोकतांत्रिक एवं विकेंद्रीकरण का नाम दिया था। किसको, पंचायती राज व्यवस्थाओं में जो था उसको एक प्रकार से उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया था। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न देखिएगा 67 नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों 67 नंबर, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और ... में आरंभ हुआ था। याद रखेंगे, भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है सर्वप्रथम 2 अक्टूबर
1959 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था और इसके बाद इसे आंध्र प्रदेश में भी लागू कर दिया गया था और फिर उसके बाद अन्य राज्यों में भी लागू हुआ है। तो इसमें यही पूछा गया है, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो सर्वप्रथम राजस्थान और उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत का चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता का उल्लेख अलग से नहीं किया गया। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशंस के किसी भी आर्टिकल में अलग से नहीं किया गया, लेकिन एक आर्टिकल जो था 19 बल्कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई 19(1)(a)। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता छिपी हुई है 19(1)(a)। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान कहा जाता है? तो इस प्रश्न को सभी लोग जानते होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। इस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(a) में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। स्टार्टिंग में मौलिक कर्तव्य 10 जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10। जबकि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था, जिसमें क्या था 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। तो इस तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुशाण कालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो कुशाण कालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो याद रखेंगे कुशाण कालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह मथुरा में सुरक्षित है। मथुरा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं जनपद कौन से जिले में पाई जाती है लाल मिट्टियाँ? तो याद रखेंगे लाल मिट्टी जो है मिर्ज़ापुर और झांसी जिले में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मिर्ज़ापुर और झांसी जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिर्ज़ापुर और झांसी जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है। अब अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित नृत्यों में से एक सुमिलित नहीं है। कर्मा नृत्य महोबा, धुरिया, बुंदेलखंड, धीवर, काहार और नटवरी पूर्वांचल। तो इसमें से वैसे आंसर धुरिया जो है बुंदेलखंड का बिल्कुल सही है, नटवरी जो है पूर्वांचल का ये भी सही है, और धीवर कहाँ का है? काहार, ये भी सही है। लेकिन कर्मा जो है ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कर्मा जो है वो आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये गलत है। धीवर कहाँ का है? काहार का। धुरिया कहाँ का है दोस्तों? बुंदेलखंड का। जबकि नटवरी कहाँ का है? वो पूर्वांचल का है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो कानपुर में है, जबकि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये लखनऊ में है, ये भी सही है। और जबकि महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ में, ये गलत है। केडी सिंह स्टेडियम लखनऊ ये आपका सही है। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा दोस्तों? महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ में नहीं है। तो यहाँ ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में, जबकि केडी सिंह स्टेडियम लखनऊ में। तो ये भी सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, और इस सेशन का लास्ट प्रश्न। कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? तो दोस्तों कांच के लिए सभी लोग जानते हैं कि फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ बनती हैं, तो क्योंकि वहाँ कांच का बहुत ज़्यादा बिजनेस है। तो इस तरीके से 75 का जो लास्ट प्रश्न जो है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द
करेक्ट आंसर। इस तरीके से दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न 2020 के जितने भी मोस्टली एग्जाम्स हैं उनमें क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लाइक, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली कराता रहें। थैंक यू सो मच।